अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शहरयार ख़ान है। तो आज का सेशन होगा फ़िज़िक्स जीआरई के बारे में। तो फ़िज़िक्स जीआरई असल में 29 इसी महीने की 29 सैटरडे को ये हो रहा है टेस्ट। तो फिर ऑन पॉपुलर डिमांड आई वाज आस्क्ड टू गिव दिस लेक्चर टू गिव यू एवरीवन अ बेसिक आइडिया व्हाट द फ़िज़िक्स जीआरई इज़ ऑल अबाउट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट मतलब होता क्यों है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है टेस्ट का, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज टेस्ट हम सॉल्व। जो बेसिक ज़रूरत होती है वो ग्रेजुएट स्कूल के लिए होती है, पीएचडी एडमिशन के लिए होती है। तो ये सारी डिटेल्स हम अभी देखते हैं, स्लाइड्स में देखते हैं सारी डिटेल्स। तो ये बेसिक आउटलाइन है टॉक की। तो पहले हम देखेंगे कि जीआरई के जो सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, फिर फिज़िक्स का देखेंगे हम कि ये बेसिकली क्या है, फिर हम इस टेस्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फिर हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इसकी कहाँ पे, इस टेस्ट की किन यूनिवर्सिटीज़ में इनकी रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स सॉल्व करने की देखेंगे हम कि किस तरह सॉल्व करना है। तो सब्जेक्ट टेस्ट बेसिकली क्या है, तो जीआरई के दो तरह के टेस्ट होते हैं, और भी इनके टेस्ट होते हैं, लेकिन जो मेन ग्रेजुएट स्कूल मतलब पीएचडी के लिए जो इनके टेस्ट होते हैं वो एक जीआरई जनरल का टेस्ट होता है और दूसरे सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। तो जनरल का टेस्ट जो होता है वो तमाम स्टूडेंट्स को देना होता है, चाहे जिस मर्जी फील्ड से वो जा रहा है। उसमें बेसिक आपकी इंग्लिश टेस्ट होती है और आपकी क्वान्टिटेटिव स्किल्स उसमें टेस्ट होती हैं। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए भी एक टेस्ट होता है, उसको सब्जेक्ट टेस्ट कहते हैं हम। तो पहले इसमें 7 डिसिप्लिन्स होते थे, जिसका ये ईटीएस वाले बेसिकली ये टेस्ट लेते हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस अमेरिका में। तो पहले इनके 7 डिसिप्लिन्स होते थे। तो ये वाला डिसकंटिन्यू होगा 2016 में, अब बायोलॉजी लिटरेचर वाले ख़त्म हो गए 2021 में। तो अब सिर्फ ना 4 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं बेसिकली, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और साइकोलॉजी का। तो जिसने भी बाहर अमेरिका में और कनाडा में, बेसिकली अमेरिका और कनाडा वाले रिक्वायर करते हैं, तो जिन्होंने भी इन कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ये सब्जेक्ट टेस्ट देने की। तो इसमें बेसिकली आपने जो अंडर ग्रेड में बीएस लेवल पे जो आपने सीखा है वही इसमें चीज़ें टेस्ट होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें टेस्ट नहीं होती। तो ये आपको बेसिकली इसका मकसद होता है कि आपने अंडर ग्रेड में कितना सीखा है, आपकी अंडर ग्रेड लेवल नॉलेज कितनी है आपकी, ताकि आपको देख सकें कि आप ग्रेजुएट स्कूल के लिए प्रिपेयर्ड हैं भी या नहीं। तो ये बेस और ये जो सब्जेक्ट टेस्ट है जनरल जो होता है ये तो तकरीबन हर महीने ऑफर होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट टेस्ट है थोड़ा ज़्यादा वो होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये सिर्फ ना 3 दफ़ा 3 टाइम्स पर ईयर ही ऑफर होता है, अप्रैल में, सितंबर में, अक्टूबर में। अभी ये सितंबर वाला है, फिर सॉरी अभी अक्टूबर वाला है, फिर ये अगला वाला अप्रैल वाला आएगा। तो फ़ीस इसकी होती है तकरीबन $150 इसकी फ़ीस होती है, तकरीबन आजकल के हिसाब से 33,000 बनता है इसका। और ये इसकी वैलिडिटी 5 साल होती है, तो आपने दे दिया तो 5 साल तक ये वैलिड रहता है सब्जेक्ट टेस्ट। जनरल का मेरे ख्याल से शायद 2 साल होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसकी वैलिडिटी काफ़ी है, 5 ईयर्स इसकी वैलिडिटी। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे सब्जेक्ट टेस्ट के बारे में। तो अब जीआरई फिज़िक्स के बारे में देखते हैं कि जीआरई फिज़िक्स के बारे में क्या ख़ास बात है। तो ये फिज़िक्स के ज़ाहिर सी बात है, फ़िज़िक्स की पीएचडी जिसने करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने भी ये टेस्ट देना है अभी कमिंग सैटरडे को, मैंने भी पीएचडी के लिए जाना है अगले साल। तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है कि मैं इस साल दूँ, फिर क्योंकि एप्लीकेशन में इसकी ज़रूरत है। तो जो देख भी रहे हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन, वो भी बड़े होपफुल हैं पीएचडी के लिए जाने के लिए, वो सब भी दे रहे हैं। तो ये ग्रेजुएट स्कूल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर नहीं करती। आगे हम जाके देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर कर रही हैं जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट। तो अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जो उस लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है टेस्ट देने की। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है और चीज़ों के साथ। तो इसमें आपका ना फिर जो फिज़िक्स जिन्होंने डिग्री की हुई है, अब वो सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसमें बेसिकली ना जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके बिल्कुल पहले तकरीबन 3 साल में जो आपने पढ़े हैं ना, वो इसमें बेसिकली ज़्यादातर टेस्ट होते हैं। कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स भी होते हैं, जो आप आखिरी साल में जो कोर्सेज पढ़ते हैं फिज़िक्स की डिग्री में, बीएस की डिग्री में, वो थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। जिस तरह पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स पढ़ लेते हैं, कंडेंस मैटर का, उसका थोड़ा सा पोर्शन होता है। लेकिन जो अपने पहले 3 साल में जो बिल्कुल जो कोर है फिजिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये ज़्यादा टेस्ट होती है इसमें। तो पहले 3 साल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, ये इसमें ज़्यादातर टेस्ट होते हैं, एडवांस सब्जेक्ट की थोड़ी कम वेटेज होती है। और जो स्कोर्स होते हैं इसके 200 से लेके ना 990 तक इसके स्कोर्स होते हैं आपके, मैक्सिमम 990 होता है, कम से कम 200 होता है। वैसे इसमें 100 सवाल होते हैं, वो हम देखते हैं। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको एक तो स्कोर मिलता है 200 से लेकर 990 के दरमियान, आपको एक स्कोर मिलता है। एक आपको परसेंटाइल भी वो बताते हैं
परसेंटाइल का आपको पता होगा कि ना कितने परसेंटेज स्टूडेंट से आपकी स्कोर ज़्यादा है, ये परसेंटाइल बताती है। जिस तरह अगर आपकी 90 परसेंटाइल आई है तो इसका मतलब है कि आप 90% जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया था आपका स्कोर उनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो परसेंटाइल आपको पता चलती है, स्कोर पता चलता है। और ये 2021 के बाद उन्होंने 3 सब स्कोर्स भी दे दिए हैं इसके, कि मतलब ओवरऑल स्कोर के साथ साथ ना आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या परफॉर्मेंस थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या परफॉर्मेंस थी और क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में क्या परफॉर्मेंस थी आपकी। तो आपको ना इससे पता चल जाता है कि आपकी इन तीनों में, क्योंकि ओवरऑल आपके ज़्यादा आ भी गए, क्या पता आपके किसी एक में बहुत अच्छे आ गए हो, क्या पता क्वांटम आपकी वीक हो। तो इससे एग्जाम जो यूनिवर्सिटी वाले उनको भी पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि मतलब इसकी डिवीजन क्या था इसके स्कोर्स का। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल है कि इस तरह आपके ना टोटल स्कोर मेजर हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें मैंने बताया हुआ इसमें ना 100 सवाल होते हैं बेसिकली जीआरई के टेस्ट में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 में से 74 ठीक हैं आपके, तो आपके 890 आ जाएंगे 990 में से। अगर आपके 80 सवाल ठीक हैं 100 में से, तो आपके 950 आ जाएंगे। और ये अगर 84 to 100, लेकिन ये सिर्फ मिसाल है कि ना सब्जेक्ट आप ये टेस्ट की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करती है ये वाली चीज़। क्योंकि अगर टेस्ट अगर बहुत मुश्किल है तो ये आपको ज़्यादा करेक्ट करने पड़ेंगे टू गेट द सेम स्कोर, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है टेस्ट। अगर ज़्यादा आसान है तो फिर आप कम करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके एग्जांपल है इसकी। और स्ट्रक्चर इसका बेसिकली ये है कि 100 सवाल होते हैं इसमें, और हर सवाल मल्टीपल चॉइस होता है, 5 इसमें चॉइसेस होती हैं। और ना इतना टाइम मिलता है आपको इस टेस्ट में, 2 घंटे 50 मिनट 170 मिनट। तो अगर आप डिवाइड करें तो आपको एक सवाल के लिए ना सिर्फ इतना टाइम मिलता है, 1.7 100 सेकंड मिलते हैं, मतलब 2 मिनट भी नहीं मिलते आपको। काफ़ी कम टाइम होता है, बड़ी जल्दी जल्दी करना होता है। इसलिए आपको फिर ना टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, स्ट्रेटजीज आपको आनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी कर सकें, क्योंकि आप हर चीज़ में बैठ के बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते आप। और ना क्या ये बड़ी चीज़ है कि ना फिजिक्स का टेस्ट है लेकिन इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है इसमें तो ना ये भी एक इसकी टिप है कि ना जब आप तैयारी कर रहे हैं ना जीआरई फिजिक्स की, तो आप कैलकुलेटर आप बिल्कुल साइड पे कर दें। कैलकुलेटर को आप दूर कर लें अपने से। कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आपने तैयारी नहीं करनी, वरना आपको कैलकुलेटर की आदत हो जाएगी कि आप छोटे छोटे भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवाल ऐसे नहीं होते जिनमें बहुत कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ना बेसिक एस्टिमेट वगैरह करने होंगे अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी भी है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार करनी ही पड़ जाती है। तो फिर आप ये है कि ना एस्टिमेट करके कि आप पाए को इग्नोर कर दिया, छोटे मोटे कॉन्स्टेंट्स को आपने इग्नोर कर दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने देख लिया उसे कि ना राउंड अबाउट इसकी रफ एस्टिमेट क्या है। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए इसमें कामयाब होने के लिए। आप कैलकुलेटर पर डिपेंड नहीं कर सकते कि मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, आपको ना रफली एस्टिमेट करना आना चाहिए आपको। वो हम देखेंगे आगे जाके उसकी टिप्स वगैरह में। तो वेटेजेस इसमें ये होती हैं तकरीबन कि ना क्लासिकल मैकेनिक्स तकरीबन इसका 20% आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 18%, ऑप्टिक्स एंड वेव्स 9% सवाल आ जाते हैं 100 में से। तो तकरीबन क्लासिकल मैकेनिक्स के 20 सवाल आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का तकरीबन 10% आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स से 12%, एटॉमिक फिजिक्स के 10%। तो एटॉमिक फिजिक्स ना बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ही है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही टॉपिक में आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप समझेंगे कि ना 22% क्वांटम मैकेनिक्स है इस टेस्ट में। बाकी जो है ये माइनर चीज़ें हैं, स्पेशल रिलेटिविटी, लेबॉर्ट्री मेथड्स, और ये वो स्पेशल टॉपिक्स है जो आपको बता रहा था ना, जो आखिरी साल में ज़्यादातर वो पढ़ाए जाते हैं बीएस के आखिरी साल में। तो इनकी ना सिर्फ 9% वेटेज है। ज़्यादातर जो ये टॉपिक्स हैं ये आपने ना पहले 3 साल में पढ़ लिए होते हैं सारे के सारे आपने, लेबॉर्ट्री और क्वांटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लासिकल मैकेनिक्स। तो 90% से ज़्यादा टेस्ट जो है ना फर्स्ट 3 ईयर्स पे होता है, और बाकी जो है 9-10% जो होता है ये आपके आखिरी साल पे होता है, जिसमें एडवांस चीज़ें होती हैं इस तरह की। ठीक है, तो आपकी बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, सारी बेसिक्स में आती हैं सारी चीज़ें, तो बेसिक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका अच्छा हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, और ये आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं कि ना हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर हज़ारों टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली, हर चीज़ तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन ये बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, आप इन चीज़ों को आपने कवर करना है बेसिकली। क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज, वर्क एंड एनर्जी, ऑसिलेटरी मोशन, इस तरह करके ये आपको किताबें भी मिल जाएंगी बड़ी अच्छी अच्छी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सारी चीज़ें, लोरेंट्ज़ फोर्स, मैक्सवेल इक्वेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आप से भी देख सकते हैं। और ये ठीक, तो ना जो चीज़ें इनमें नहीं है उनको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इस साल मतलब 2022 और 23 में जो टेस्ट होंगे उनकी डेट्स हैं ये,
तो अभी वाला जो टेस्ट है अभी 29 को वो आ रहा है, ये वाला जो है ये अप्रैल में आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर अगले साल की डेट्स आएंगी इसकी। ठीक है, तो 3 दफ़ा होता है बेसिकली एक कैलेंडर ईयर में। अच्छा, और ये रिक्वायर्ड किधर किधर है? अब ये ना पहले काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसको रिक्वायर करती थी, अब काफ़ी कम हो गई हैं, इससे इसके बाद भी हैं यूनिवर्सिटीज़ कुछ। तो ना ये हैं कुछ 15-20 यूनिवर्सिटीज़, 10-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूएस और कनाडा में ये मैंने जो लिस्ट जो लेटेस्ट मैंने देखा है वो मुझे ये मिली हैं। ये वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना जो मतलब पक्का रिक्वायर करती हैं कि आपने भेजना ही भेजना है यहाँ पे। तो कोई बाकी हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर वो कहती हैं कि भेजें ही ना हमें, और उसके अलावा कुछ है वो कहती हैं कि ऑप्शनल है, भेज भी सकते हैं नहीं भी भेज सकते, उसका आपको कोई एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी जीआरई देना पड़ेगा। तो ब्रिगम यंग है, शिकागो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा एक दोस्त भी गया है रिसेंटली, टेक्सास में है, हार्वर्ड और आयोवा स्टेट, मेन, न्यू मैक्सिको एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन भी लेती है ये, और सदर्न मिसिसिपी, टेक्सास एंड यूसी बर्कली, यूटी ऑस्टिन, वॉशिंगटन, विलियम एंड मैरी कॉलेज। ठीक है, तो अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ चॉइस है वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप फिर उनकी वेबसाइट पे जाके देख लें कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उनके लिए ऑप्शनल है या फिर वो मांग ही नहीं रहे सिरे से। तो अगर ऑप्शनल है तो आप भेज भी सकते हैं उन्हें, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भेजना ही नहीं है, आपने उन्हें मेंशन ही नहीं किया, वो फिर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज, तो मेन जो स्टॉक का मकसद है वो यही है कि ना जो बच्चे देना चाह रहे हैं टेस्ट इस दफ़ा, और जो नियर फ्यूचर में देंगे या फिर आगे जाके देंगे, तो उनको बेसिकली क्या क्या चीज़ें उनको आनी चाहिए, मतलब क्या क्या टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। और इनमें से काफ़ी हैं जो आपके नॉर्मल टेस्ट में भी काम आ जाएंगी, जो आप यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं। अगर आपका कोई मैथमेटिकल और फिज़िक्स टाइप अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि खैर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जीआरई में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि कैलकुलेटर नहीं, क्योंकि जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने को कैलकुलेटर की आदत हो जाती है। जो एफएससी में भी हमें इतनी आदत होती है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की, तो हर चीज़ हम छोटी छोटी चीज़ें भी कैलकुलेटर पे चेक कर रहे होते हैं, आदत ख़राब हो जाती है कैलकुलेटर से। तो आपने इस टेस्ट की तैयारी के लिए कैलकुलेटर की आदत बिल्कुल ख़त्म करनी है अपने अंदर से। मतलब हर कैलकुलेशन आपने कोशिश करनी है मैं खुद ही करूँ हर कैलकुलेशन। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है कैलकुलेशन तो आप फिर अप्रॉक्सीमेशंस करें, कि अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है आपका, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई इस तरह का ना अजीबोगरीब फैक्टर्स भी फिजिक्स में बहुत आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2π/3 का फैक्टर आ गया, तो बजाय से कि आप फिर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करें 3.142, 6.248 फलाना डिमकाना, अब ये तकरीबन 3 कह लें आप इसे, ये 3 है, ये 3 2 6 डिवाइडेड बाई 3, ये तकरीबन आप इसको 2 कर लें। इस तरह करके अप्रॉक्सीमेशन आप लगा लें। पाई स्क्वायर अगर आ गया कहीं पे, तो बजाय एग्जैक्टली करने के आप ये इसको 3 ले लें, तो आप इसको तकरीबन 9 कर लें या फिर 10 कर लें। आप 10 ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 9 से बड़ा है। तो आप इस तरह करके ना अप्रॉक्सीमेशंस करें कि ना आसान आसान नंबर्स, क्योंकि ना ऑप्शंस जो वो देते हैं ना वो आपको तंग करने के लिए बहुत करीब करीब ऑप्शंस नहीं देंगे कि 0.212 होगा और दूसरा कोई 0.213 होगा। अब इस तरह की ऑप्शंस होंगी फिर तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, लेकिन ना वो काफ़ी दूर दूर होती हैं ऑप्शंस अमूमन। मतलब एक 0.2 होगा, एक 20 होगा, एक 200 होगा, इस तरह करके होंगी। तो ना इस तरह की अप्रोक्सीमेशंस करने का कोई मसला नहीं होगा आपको। इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस, अब पॉइंट्स को आप ख़त्म कर सकते हैं, पॉइंट का जो इसका पार्ट है उसको आप हटा दें, सिर्फ इंटीजर ले लें, आप ये वाला पार्ट ले लें और इससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर लें। तो ना इस तरह की अप्रोक्सीमेशंस आपने करनी है, क्योंकि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं आप कर सकते। ठीक है, और टाइम इज़ एवरीथिंग, यू ओनली गेट 1.7 मिनट्स पर क्वेश्चन, और इसमें मार्क करने का टाइम भी इसमें शामिल है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर में आपने सॉल्व तो कर लिया, फिर अलग से आंसर शीट दी होती है, इसमें भी कभी कभार टाइम लग जाता है काफ़ी, कि ना उसमें फिर ना आपने सर्कल को आपने पूरा फिल करना है, उसमें भी 5-10 सेकंड लग सकते हैं आपके। तो हमने कोशिश करनी है कि 1.7 मिनट से भी कम लगे, 1 मिनट लगे या 1.5 मिनट लगे, उससे ज़्यादा ना लगे सॉल्व करने में। अभी बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी नहीं होते। अगर आपको स्ट्रेटजीज आती हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप ना 30 सेकंड में भी कोई सवाल कर सकते हैं, देखते भी कोई सवाल कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तैयारी अच्छी है तो उतना वो नहीं है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। और आपने ना इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपने स्मार्टली अप्रोच करना है ऐसे, कि ये नहीं कि मैं कैलकुलेशन तो सबको करने आती है, सबने बीएस किया हुआ है, सब लंबी चौड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपने ना, अब मैं काफ़ी एग्जांपल्स आगे दिखाऊंगा कि किस तरह हम सवाल को देख के, सवाल में कोई हिंट्स होती हैं उनको देख के हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, या फिर हम कोई जो
बिल्कुल ही जो क्लियरली रॉन्ग ऑप्शंस है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं देखते ही। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज हमने लगानी है, ठीक है। तो और इसके अलावा ये चीज़ है कि इफ़ अ क्वेश्चन इज टेकिंग टू लॉन्ग स्किप इट एंड डू अनदर, ठीक है। हर सवाल की ना इक्वल वेटेज है इसमें, ये एफएससी के उसके तरह नहीं है या फिर नॉर्मल एग्जाम की तरह नहीं, एक का 10 नंबर है दूसरे के 5 नंबर है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाओ, सबकी बराबर है इसमें, ठीक है। तो ना अगर बहुत कोई टाइम ले रहा है कोई सवाल तो आप उसको बेशक स्किप कर दें, आप नेक्स्ट सवाल पे चले जाएं, ठीक है। और ना ये बड़ी अच्छी टिप है, ये मैंने खुद ही लिखी है, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है। तो ये अच्छी टिप हो सकती है कि ना आप जब टेस्ट आपके सामने आया है ना 100 सवाल हैं उसके अंदर, तो उसमें ना उन्होंने ना रैंडमली दिए होते हैं सवाल। एक क्लासिकल मैकेनिक्स का आएगा, उसके फ़ौरन बाद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आ जाएगा, फिर क्वांटम का आ जाएगा। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, तो पहले आपने क्लासिकल मैकेनिक्स का सॉल्व किया सवाल, ठीक है, आपका फ्रेम ऑफ माइंड ना क्लासिकल मैकेनिक्स में चला गया, आप उसकी एफ इज इक्वल टू एम ए दिमाग में घूम रहे हैं और हाफ एम वी स्क्वायर दिमाग में अगला फिर क्वांटम का आ गया, फिर आपको पूरा फ्रेम ऑफ माइंड शिफ्ट करके क्वांटम में लाना पड़ेगा। आपको ई इज इक्वल टू एच एफ, श्रोडिंगर इक्वेशन, साई, ये सारे, उसमें ना टाइम लगता है और उसमें एनर्जी लगती है, उसमें दिमाग के रिसोर्सेज लगते हैं। तो ना ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ना जैसे ही टेस्ट आए ना आपके पास, आप पहले सारे का सारा उसको स्कैन करें, ठीक है। और आप ना उसमें जो एक तरह के सवाल हैं ना वो देखते ही पता चल जाता है काफ़ी सारों का, कि ना कोई इंक्लाइन प्लेन वाला होगा, पुलिस वाले सवाल होंगे, वो अगर जितने भी हैं कहीं पे भी हैं टेस्ट में, आपने एक सॉल्व किया, फ़ौरन आप अगला तलाश करें, आपको पता होगा कहाँ है, आपने स्कैन किया हुआ टेस्ट, फिर आप उसको कर लें, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड वो बना हुआ है, आपके दिमाग में वो इक्वेशन सारी आ गई हैं, पुलिस की और इंक्लाइन प्लेन की, mg sin थीटा, तो आप उसको ना जल्दी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपका दिमाग में प्रिपेयर हुआ है उसके लिए। लेकिन आप कहते हैं जिद में, आप कहते हैं सिक्वेंशली मैंने जाना है, तो फिर आपको ना बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रेम ऑफ माइंड, उससे ना बहुत एनर्जी लगेगी आपकी। तो आपने ये बड़ी अच्छी टिप है कि ना आप पहले सारा स्कैन कर लें, फिर जो एक जैसे सवाल है ना उनको आप जल्दी उनको आप साथ साथ करें, ठीक है। क्योंकि बस आपने पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने 1.7 मिनट से कम में एक सवाल करना है आपने, चाहे वो जो मर्जी सवाल हो। सिक्वेंशली जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, बस आपने 1.7 मिनट में आपने एक सवाल करना है। तो ये आपका मकसद है, आपने टाइम को जितना कम कर सकते हैं आपने करना है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो इट सेव्स टाइम, इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस, आप जल्दी जल्दी आप बहुत सारे कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और इंश्योर्स दैट द क्वेश्चंस वेल विद इन योर रेंज आर ऑल टेकन केयर ऑफ। और ये भी आप देख सकते हैं कि ना कौन से सवाल मुझे ज़्यादा अच्छे आते हैं, आप उनको पहले आप स्कैन करके आप देख लें, मुझे ये सवाल तो मुझे फ़ौरन मैं कर लूँगा, तो बड़ा आसान सा लग रहा है, आप उसको पहले कर लें। तो इस तरह करके ना एक स्कैन करके आपके सारे सवाल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 20-30 सवाल आपके ना हो जाते हैं जो आपको बिल्कुल ज़बानी आते हैं, फ़ौरन से आप 30 सेकंड से आप कर लेंगे। तो बाकी सारा जो टेस्ट है आपका वो फिर मुश्किल सवालों के लिए रह जाएगा, फिर आप एक और दफ़ा स्कैन करें जो उससे थोड़े ज़्यादा मुश्किल है, आप उन पे जाएँ, जो सबसे मुश्किल आपको लग रहे हैं उनको आप एंड के लिए छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि ना सबकी वेटेज एक जितनी है। अगर आप एक बहुत मुश्किल सवाल पे अटक गए, आपने उसमें 4-5 मिनट लगा दिए, तो आपके ऐसा सवाल कोई छूट सकता है जो आप देखते ही कर सकते थे, जो आपने देखा ही नहीं जिद में कि नहीं मैं तो एक ही सीक्वेंस में जाऊंगा, मैं 1 2 3 4 करके जाऊंगा। तो आपके कोई एक सीक्वेंस में कोई आ गया मुश्किल सा सवाल, बहुत ही मुश्किल, आपसे हो ही नहीं रहा, आप दिमाग लगा के बैठे हैं, तो आपके एंड में आपके शायद 5-6 सवाल ऐसे रह जाएं जो आप आसानी से कर सकते थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लीनियरली ना जाएं, नॉन लीनियरली करें टेस्ट। ये बहुत अच्छी टिप है कि नॉन लीनियरली डिफरेंट जगहों पे जाके आप करें, पेज पलटते रहें, जो आपको सबसे आसान लगता है वो पहले करें, और न सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रुप करें। पहले क्लासिकल मैकेनिक्स से आपने पहले टैकल कर लिया, क्वांटम मैकेनिक्स से एक साथ टैकल कर लिया, इस तरह। तो इस तरह आपको बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। और हाँ, ट्राई टू सॉल्व सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर। और ना नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती जीआरई में, 2017 से पहले होती थी, 2017 में उन्होंने ख़त्म कर दी नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें ना कोई भी सवाल को ब्लैंक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कोई आइडिया ही नहीं है सवाल का, फिर भी आप कोई ना कोई टिक करके आ जाओ, इसमें सारे सवालों को आप ना कोई ऑप्शन लगा कर आएँ, ठीक है। इसमें कोई आपके कटेंगे नहीं मार्क्स से, आप पता कोई ठीक हो जाए। तो ये भी आप जहन में रखें, कोई छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल, ठीक है। अच्छा, तो ये फिज़िक्स स्पेसिफिक टिप्स वगैरह मैं देता हूँ कि ना अब ये तो आपकी जनरल टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज़ है ना सारी, ये तो आपके कहीं भी काम आ सकती हैं कि आपने जल्दी जल्दी करना है और सिमिलर क्वेश्चंस को एक साथ करना है, ठीक है। लेकिन अब फिज़िक्स की अलग टिप्स वगैरह होती हैं, तो ना हम बारी बारी देखते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल्स भी काफ़ी निकाली हुई हैं पास्ट पेपर्स वगैरह से, कि यूज़ फिजिकल रीजनिंग टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, यूज़ लिमिटिंग केसेस, यूज़ कॉमन सेंस, notice special facts in the question, dimensional analysis different,
वर्क विद ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं ना इसकी एग्जांपल, अच्छा ये क्या है, एक मिनट, अच्छा ये आया यूज फिजिकल रीजनिंग। ठीक है, इसमें ना ये सवाल है कि ना अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये ना क्लासिकल मैकेनिक्स का सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collides with a heavier block of mass 4m initially at rest. If the collision is perfectly elastic, what is the velocity of the heavier block? इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि एक स्मॉल मैस है m का, वो जा रहा है स्पीड v से और वो कोलाइड कर रहा है एक बड़े मैस से जो 4m मैस है जिसका ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब इनकी कोलिजन हो गई, अब इनकी कोलिजन हो गई तो इसके बाद जो हेवियर ब्लॉक है इसकी इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसकी क्या वेलोसिटी होगी हेवियर ब्लॉक की। तो अब आप ना इसको देखती है, अब आपको शायद आदत पड़ी हुई हो, आपने इक्वेशन सॉल्व की हुई, आप इसकी इक्वेशन बनाना शुरू हो जाएं, फिर आप पहले ना लंबा चौड़ा करने लग जाएं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाने लग जाएं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पता है कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, सिर्फ एम वी था, इसका तो कोई मोमेंटम था ही नहीं क्योंकि रेस्ट पे एम वी था। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, एम वी वन एफ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और 4m वी एफ टू हमने निकालना है, वी एफ टू, इसकी एक इक्वेशन ये बनती है और दूसरी इक्वेशन इसकी ये बनती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक, ये नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो दूसरी इक्वेशन इसकी ये बनेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और फाइनल की काइनेटिक एनर्जी एम वी वन एफ स्क्वेयर्ड प्लस 1/2 इंटू 4m वी एफ टू स्क्वेयर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ना 5-6 मिनट लग जाएंगे इनको सॉल्व करने में सबको। लेकिन अब आप फिजिकल रीजनिंग अगर लगा लें इसमें तो फिर क्या होगा। अब देखें पहली ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन कहती है 4v पहली ऑप्शन कह रही है कि ना अब ये v की स्पीड से आ रहा है, इसके साथ टक्कर हो रही है और वो कह रहा है कि ये 4v की स्पीड से आगे चला जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है ना कि इसका इतना कम मैस है और इसका इससे 4 गुना ज़्यादा मैस है, और ये हमें कह रही है पहली ऑप्शन के जब इससे टक्कर होगी तो इसकी भी स्पीड से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से आगे चला जाएगा। ये तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। तो पहली ऑप्शन है, फिजिकल रीजनिंग हम इस्तेमाल करें, इमेजिन कर रहे हैं 4v तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, इतनी एनर्जी है ही नहीं उसके पास उसको 4v से वो कर दे। ठीक है, 1/4v हो सकता है, इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इसका छोटा मैस है, v की स्पीड से आ रहा है, इसका बड़ा मैस है, तो इसकी फाइनल स्पीड ना v से कम होनी चाहिए इसका, क्योंकि मैस कम है इसका और इसका मैस ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा v है, v भी नहीं हो सकता। अभी अगर v की स्पीड से आ रहा है और ये v की स्पीड से जा रहा है तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, पूरे सिस्टम का mv था, ये अगर v की स्पीड से चला जाए तो इस अकेले का मोमेंटम 4mv हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये जब इसे टकराएगा तो ये इतनी स्पीड से वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि इसका इतना बहुत ही नेगेटिव इसका मोमेंटम इसका चला जाए कि टोटल मोमेंटम एम वी रहे, तो ये वी भी नहीं हो सकता है इसका। ऐसा नहीं हो सकता ये छोटा मैस बड़े मैस को टकराए और बड़ा मैस ना उसी की स्पीड से आगे जाने लग जाए, ऐसा नहीं, इसकी स्पीड वी से कम होनी चाहिए। हम फिजिकल रीजनिंग से हम बता सकते हैं, बेसिक है, इसके लिए फिजिक्स आने की भी ज़रूरत नहीं है। 5/2v क्या है कि v की स्पीड से भी ज़्यादा, ये भी हमने देख लिया है कि ये तो इम्पॉसिबल है। अब इसकी स्पीड v है, मैस कम है, इसका मैस 4 गुना ज़्यादा है, इसकी इससे ज़्यादा स्पीड तो हो ही नहीं सकती, तो d भी गलत है, a भी हमने गलत कर लिया, c भी हमने गलत कर दिया, e हो सकता है। अब b को देख लेते हैं, b क्या कहता है कि 1/4v है, तो इसकी 1/4v है तो इसका मोमेंटम क्या होगा 4m और v/4, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम भी mv था, अगर इसका भी मोमेंटम mv हो जाता है तो इसकी स्पीड, इसका मतलब है 0 होनी चाहिए इसकी स्पीड। लेकिन हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जब एक मैस दूसरे मैस से टकराता है, अगर ये से टकराया है, इसकी स्पीड 0 हो जाए, सिर्फ तब हो सकती है अगर जब इनका मैस सेम हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मोमेंटम इसको दे देगा, ये आगे चला जाएगा, ये रुक जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, बड़े मैस के साथ इसकी भी थोड़ी सी स्पीड होगी, इसकी भी थोड़ी सी स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड 0 नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने ना फिजिकल रीजनिंग से सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए हमने। अब ये मैं BS लेवल की फिजिकल रीजनिंग लगा रहा हूँ इसमें, अब जिन्होंने नहीं किया वो उनको शायद ज़्यादा लग रही हो, लेकिन जो पढ़ के गया है ना GRE फिजिक्स के लिए वो आराम से रीजनिंग कर लेगा। बस उसने
ये जहन नशीन उसने रहना है कि मैंने फिजिकल रीजनिंग में लगा सकता हूँ इसमें या नहीं, मुझे इक्वेशंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये BS लेवल के बंदे के लिए ये बच्चों वाली रीजनिंग है ये करना। ही जस्ट हैज़ टू बी अवेयर कि आई कैन आई यूज़ फिजिकल रीजनिंग इन दिस केस, तो यू डेफिनेटली कैन। तो अगर आप फिजिकल रीजनिंग करते हैं, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है, ये रह जाता है सिर्फ। और ये सेंस भी बनती है इसकी, 2/5 है, v से कम है, इसकी स्पीड v थी, टक्कर हुई बड़े डब्बे के साथ, बड़े डब्बे की स्पीड इससे थोड़ी कम थी टक्कर खाने के बाद, तो ये इसकी सेंस बनती है। तो फिजिकल रीजनिंग से आपने कर लिया ये क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते, आपके 5-6 मिनट तो कहीं नहीं गए थे, आपके 5-10 सवाल इसमें ज़ाया हो जाते। ठीक है, तो ये एक हम इस तरह स्ट्रेटजीज हम लगा सकते हैं फिजिकल रीजनिंग। और ये ना फिजिकल रीजनिंग वाली जो ये टिप है, ये ना ज़्यादातर क्लासिकल मैकेनिक्स में काम आती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ना आपकी ये, क्योंकि फिजिकल से इमेजिनेबल से सिस्टम्स होते हैं, इसमें कि ना डब्बे टकरा रहे हैं, चीज़ें गिर रही हैं, तो इसको आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं, फिर इस पर आप फिजिकल रीजनिंग लगा सकते हैं। लेकिन कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह है, उसमें फिर आप शायद इतनी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इस तरह का क्लासिकल मैकेनिक्स का सवाल आ गया, तो इसमें आप ज़रूर देखें कि मैं इमेजिन करूँ अगर इस सिस्टम को, तो कोई ऐसी ऑप्शन है जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, तो उसको वो फिर एलिमिनेट हो जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ना इस तरह की ज़रूर करें, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ना आए, और बहुत ज़रूरत हो तो फिर आए। ये एक सवाल है, पॉइंट डायपोल, मैं समझाता हूँ। ये सारे ना ट्रिक्स वाले हैं, देख के डरे मत। ये ऐसे सवाल हैं कि ना इनमें कोई ट्रिक छुपी हुई है इन सब में, और ये आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, अब ये सवाल है कि अ पॉइंट डायपोल with dipole moment p is equal to p is placed at the center of a thin spherical kind of radius r। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ना ये एक थिन कंडक्टिंग शेल है, उसके अंदर एक डायपोल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डायपोल एक पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो डायपोल, अब इतने ज़्यादा अब इसकी ना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, डायपोल के अंदर क्या होता है, डायपोल के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इसका क्या है डायपोल का, प्लस माइनस ज़ीरो है। ठीक है, ऑब्वियसली ज़ीरो है इसका टोटल चार्ज। तो हमें पता है गॉसेस लॉ से, हमें पता है कि ना किसी भी सिस्टम की अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, तो वो डिपेंड करती है उसके ना चार्ज पे, उसके नेट चार्ज पे डिपेंड करती है। तो किसी चीज़ का अगर नेट चार्ज ज़ीरो आ रहा है, उसमें प्लस और माइनस तो हैं, लेकिन ओवरऑल ये ज़ीरो चार्ज है ओवरऑल, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी उस चीज़ की, क्योंकि ये हमने पता है डायपोल है। अगर इसमें अकेला एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा होता फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, लेकिन ये डायपोल है तो हम फौरन से देख के बता सकते हैं यार ये तो डायपोल है, प्लस भी है माइनस भी है, इसकी ज़ीरो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो आपने फिजिकल रीजनिंग इस्तेमाल कर ली इसमें, आपने ना इमेजिन कर लिया सिस्टम कि सिस्टम में हो क्या रहा है, सिस्टम देखने में कैसा है, तो फिर आपने जो इमेजिन कर लिया उसे मेरे को फ़ौरन पता चल गया कि ना चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लेन वे प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम एज ए पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इमेजिन फॉर इट स्ट्राइक्स अ परपेंडिकुलर कंडक्टर नॉर्मल व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ ई एंड बी वेक्टर्स। अच्छा, ये भी ना इसी से मिलता जुलता है, इसमें भी ना इसी तरह की ट्रिक है इसके अंदर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें पता है वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी। ठीक है, अब इन दोनों की जो पोलराइजेशन है उसके परपेंडिकुलर ये ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रैवल करेगी। ठीक है, इस तरफ पोलराइज्ड है ई क्रॉस बी, तो इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और ये एक डायरेक्शन में जा रही है, और ये एक परफेक्ट कंडक्टर के साथ ये स्ट्राइक कर जाती है। ठीक है, ये कंडक्टर पड़ा है, इसके साथ ये स्ट्राइक कर रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई वेव ट्रांसमिट हो जाए, यहाँ चली जाए, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेकिन पिछले सवाल में हमने देखा है कि ना, और वैसे भी हमें पता है कि ना जो एक परफेक्ट कंडक्टर होता है ना, ये एक बेसिक फैक्ट है जो हर किसी को पता है फिजिक्स वाले को, कि ना हर परफेक्ट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। परफेक्ट कंडक्टर के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक, उसके अंदर क्योंकि चार्जेस उसके अंदर ठहर ही नहीं सकते, सरफेस पे चले जाते हैं चार्जेस उसके बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी ट्रांसमिट ही नहीं हो सकती, कभी जा ही नहीं सकती कंडक्टर के अंदर,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है कंडक्टर। अगर जाने की भी कोशिश करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी ये वेव, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो फिर इसका आंसर क्या है, देयर इज नो ट्रांसमिटेड वेव इन द परफेक्ट कंडक्टर। बजाय से कि आप डायग्राम्स बना रहे हो, बैठ के सोच रहे हो एक्स और वाई कौन सी डायरेक्शन है, आप ये देखेंगे एक परफेक्ट कंडक्टर के अंदर जाने की बात हो रही है, ट्रांसमिटेड वेव। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इमेजिन की सिचुएशन, पर आपको फ़ौरन पता चल गया कि यार ये क्या करना है इसमें। तो इस तरह करके आप फिजिकल रीजनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टम को इमेजिन करके और फिर देख के मतलब इसमें ना कोई एक ट्रिक वगैरह तो नहीं इस्तेमाल हो रही कि मैं जल्दी से कर लूँ इसे, बजाय इक्वेशन सॉल्व करने के। तो ना इमेजिन करना फिजिक्स में ना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिक्स में किसी भी सिस्टम को आप देख रहे हैं, आप उसको पहले ना जहन में आप ले आए उस पूरे सिस्टम को कि हो क्या रहा है, किस तरह चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, फिर आपको पता चल जाता है। फ़ौरन से अभी इक्वेशन लिखने लग जाएंगे ना तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, उसके बाद लिमिटिंग केसेस। लिमिटिंग केसेस होते हैं कि ना आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, जिस तरह F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ये मतलब फोर्स है जो एक ना इंक्लाइन प्लेन पे एक मास पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल m का, ये उस पर ना फोर्स होती है जो उसको लग रही है अलोंग द प्लेन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे लग रही है, ठीक है, और ये थीटा है इसमें। तो लिमिटिंग केसेस क्या हैं, ये भी ना फिजिकल रीजनिंग की है कि ये शक्ल है ये फिजिकल रीजनिंग की। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना जो डिफरेंट वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं ना, उनको हम ना चेंज करके देखते हैं कि होता क्या है। अगर हमने उनको चेंज किया और कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है वो चीज़ गलत है। तो अगर ये हमें दिया, इसको मैं ना कॉस थीटा कर देता हूँ। अब मैं ये कोई मुझे बंदा कह रहा है कि यार ये फॉर्मूला है इस वाली फोर्स का, तो अब हम फिजिकल रीजनिंग जरा इसमें लगाते हैं, लिमिटिंग केसेस लगाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल थीटा अगर जीरो हो जाए, थीटा अगर जीरो है तो ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहेगा, सीधा हो जाएगा, ये एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने इसमें थीटा पुट कर दिया, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो है पता है आपको, तो पता होगा, कॉस जीरो 1 होता है ना, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ होता है, यूं करके कॉस का ग्राफ होता है, तो ये जीरो पे 1 होता है, ठीक है, पाई बाय 2 पे जाके ये जीरो हो जाता है। तो ना F इज इक्वल टू एम जी, तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि जब थीटा जीरो हो जाए, मतलब प्लेन आपका यूं हो जाए, तो ये हमें कह रहा है कि ना प्लेन के अलोंग ये फोर्स लगनी चाहिए ग्रेविटी की। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है ना, ग्रेविटी तो हमेशा यूं लगती है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है इसको। ये फॉर्मूला हमें कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ग्रेविटी यहाँ लग रही होगी आपकी। तो ये हमने लिमिटिंग केस इस्तेमाल किया, हमें पता चल गया कि यार ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। या फिर अगर हम थीटा की जगह 90 लगा दें, 90 डिग्रीज पे क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो अगर हमने 90 डिग्रीज लगाया तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ना फोर्स जीरो होनी चाहिए। 90 डिग्रीज पे क्या होगा, प्लेन यूं हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन सीधा हो जाएगा, और ये मैस है। तो 90 डिग्रीज पे हमें फॉर्मूला बता रहा है कि ना फोर्स लगनी नहीं चाहिए उस पर, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई भी मैस यूं करके पड़ा हुआ है उस पर तो लगेगी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला गलत है। तो हमने फॉर्मूले की हमने सच्चाई को हमने देखने के लिए फिजिकली हमने ना लिमिटिंग केसेस लगाए कि एक्सट्रीम सिचुएशंस पे किस काम करता है या नहीं करता, ठीक है। फिर हमने साइन थीटा लगाया, साइन थीटा को अगर आप लिमिटिंग केसेस इसी तरह लगाएं, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे ये था, साइन जीरो जो है जीरो होता है, तो ये आपको जीरो फोर्स दे रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, ये सही है। और साइन 90 जो होता है 90 डिग्रीज पे ये 1 होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी देता है आपको, तो ये ठीक है, ठीक है। तो लिमिटिंग केसेस से आप बता सकते हैं कि फॉर्मूला ठीक है गलत है। तो ये भी बेसिकली फिजिकल रीजनिंग है। आपने एक्सट्रीम केसेस पे ले गए फॉर्मूला को, फिर आपने देखा कि किस फिजिकल सिचुएशन से कॉरेस्पॉन्ड करता है ये, फिर क्या वो फिजिकल सिचुएशन सेंस भी बनाती है या नहीं, क्या वो सच है या नहीं। तो अगर वो सच नहीं है तो फॉर्मूला गलत है, और अगर वो हर एक्सट्रीम सिचुएशन पे काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये हमें क्या बता रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a spring with spring constant k and feels a frictional force proportional to its velocity. The particles are position x and observed to undergo oscillatory motion. ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ना एक पार्टिकल है स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, पार्टिकल है मास m का,
स्प्रिंग का है कांस्टेंट के है या फिर जो भी, हाँ के है, और ये ना यूं यूं करके ऑसिलेट कर रहा है, और साथ साथ इसे ना एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है, हवा भी है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको ना इस डायरेक्शन में हवा ऑपोजिट, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में जाए तो हवा की फोर्स हमें ऑपोजिट लगती है, तो ऑपोजिट इसे एक ना ये बी वी, इसे रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मिल रही है इसे, और ये स्प्रिंग भी इसे खींच रहा है, स्प्रिंग भी इसे एक फोर्स लगा रहा है, ये आगे जा रहा है तो स्प्रिंग इसे पीछे एक फोर्स लगा रहा है के एक्स, ठीक है। तो दो फोर्सेस लग रही हैं इस पर। तो फिर आप इसकी, अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाना है तो आप इसकी पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाएं आप इसकी। क्या पहले फोर्सेस देखें, फोर्सेस इस पर क्या लग रही हैं, माइनस के एक्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और माइनस बी वी लग रही है, और ये बराबर है एम ए के। फिर आप ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, माइनस के एक्स माइनस बी एक्स डॉट इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। तो ये हो सकती है सॉल्व, ये टेक्स्ट बुक्स में हम करते भी हैं सॉल्व, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। इसके बजाय हम ना लिमिटिंग केसेस देख लेते हैं, हम इन फॉर्मूलाज को ना टेस्ट कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में देखने के लिए कि इनकी सेंस बनती है नहीं, बजाय इतनी लंबी इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो पहले फॉर्मूले में क्या हो रहा है, अगर हम बी को जीरो कर दें, बी क्या है, बी बेसिकली आपको बता रहा है कि ना कितनी एयर रेजिस्टेंस लग रही है, बी जितना बड़ा है उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी आपको, क्योंकि फोर्स है ना, बी जितना ज्यादा है। अब पहला फॉर्मूला हम देख लेते हैं, बी को हम जीरो पुट करते हैं ठीक है, लिमिटिंग केसेस हम देख रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस देख रहे हैं। तो अगर बी जीरो हो जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ई टू द माइनस इन्फिनिटी ये आपको जीरो दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दी तो मोशन भी खत्म हो गया उसका, ये तो हो ही नहीं सकता। उसको तो हमने छोड़ा है, स्प्रिंग को तो हमने एक रिलीज किया है, ये यूं यूं जाएगा। अगर हमने एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दी तो क्या वो रुक जाएगा? उससे तो और ज्यादा तेजी से वो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने खत्म कर दी उसकी। तो हमने बी इक्वल टू जीरो का केस इस पर लगाया तो गलत हमें बिल्कुल एक चीज दे रहा है हमें। ये कह रहा है कि अगर हमने एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दी, बी इक्वल टू जीरो का मतलब है एयर रेजिस्टेंस खत्म है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस खत्म है। लेकिन ये हमें कह रहा है कि मोशन ही उसका खत्म हो जाएगा, तो ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, इसमें बी है ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार बी तो होना चाहिए उसमें, क्योंकि बी उसे फील हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस उसे फील हो रही है। इस फॉर्मूले में सिर्फ के है हर जगह, ये फॉर्मूला सस्पिशियस है, इसको हम देखते हैं। अगला वाला हम देखते हैं, इसमें अगर बी जीरो हो जाए, ठीक है, इसमें अगर बी जीरो हो जाए, क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो ई टू द माइनस बी ओवर टू एम टी, आगे भी कुछ है, बी इज इक्वल जीरो हो जाए तो ठीक है, बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये ई जो है ये पूरा का पूरा वन बन जाएगा, ई की पावर जीरो हो जाएगी, ये वन बन जाएगा, ठीक है। इसने कोई अजीब चीज़ हमें नहीं दी। लेकिन साइन के अंदर भी एक बी है, वो अगर जीरो हो गया तो फिर क्या होगा साइन एम बाई के माइनस एम बाई बी अंडर रूट टी, ये अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो ये तो बिल्कुल ही हमें एक नॉनसेंस है में आंसर दे रहा है ये। अगर बी यहाँ पे जीरो हो जाए तो साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी की कोई साइंस ही नहीं बनती साइन इन्फिनिटी की। तो इसका मतलब है तीसरा फॉर्मूला भी ठीक नहीं है। चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं। अब इसमें e की पावर माइनस बी ओवर टू के है, ठीक है। अगर b जीरो हो जाता है तो ये वन हो जाएगा, चलो ठीक है, इसने कोई मसला नहीं किया, ये ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, b बाई एम कॉस है, एक मिनट, पहली वाली टर्म तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस है b बाई एम माइनस के स्क्वायर ओवर टू एम स्क्वायर अंडर रूट टी, ठीक है। इसमें अगर b जीरो कर दिया हमने तो ये फिर कॉस अंडर रूट एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, माइनस के स्क्वायर ओवर टू एम स्क्वायर आ जाएगी। ये भी नहीं हो सकता अंडर रूट एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम देखते हैं फाइनली, क्योंकि इसको हमने जीरो कर दिया है तो कॉस एक माइनस एक चीज़ आ जाएगी, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा, इमेजिनरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, आखिरी वाले को हम देख लेते हैं। उसकी जो पहली टर्म है वो तो ठीक ही रहेगी, बी इक्वल जीरो पुट कर दिया है, वन आ जाएगा। इधर अगर हमने जीरो पुट कर दिया तो ये खत्म हो जाएगी टर्म पहले, सिर्फ ये रह जाएगी। तो ये जो है बी खत्म करने के बाद, क्योंकि ना फिजिकली आप देखें
कि ना ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसको यूं यूं करके मूव करा रहा है, साथ साथ इसे एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है। अब हमने एयर रेजिस्टेंस खत्म करनी है, B = 0। तो खुद ही सोचें, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दी तो ये ऑसिलेट ही करता रहेगा ना, नॉर्मल ऑसिलेशन करेगा। अगर हमने B लगा दिया, एयर रेजिस्टेंस लगा दी, तो इसकी ऑसिलेशन होगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने B हटा दिया, सिर्फ हमने K की वो फोर्स लगाई हमने, तो ये हमेशा यूं यूं करके ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये आखिरी फॉर्मूला हमें यही बता रहा है। अगर हमने B 0 पुट कर दिया तो ये वाली जो टर्म है ये खत्म हो गई, ये वाली टर्म भी खत्म हो गई, हमारे पास ना सिर्फ ये चीज रह गई, x0 cos √k/mt, ये रहेगी। और मतलब दिस इज नथिंग बट नॉर्मल ऑसिलेटरी मोशन, नॉर्मल ऑसिलेटरी मूवमेंट है इसकी, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमें ना बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है आखिरी वाला। अगर B को आप खत्म कर दें एयर रेजिस्टेंस को, तो आपको जो नॉर्मल ऑसिलेशन है बगैर एयर रेजिस्टेंस के वो आपको मिल जाती है। ये आपका ओमेगा होता है √k/m, तो x0 cos ω/t, तो यही बिल्कुल एग्जैक्टली उसका मोशन होता है। तो आपने ना ये लिमिटिंग केसेस की एग्जांपल मैंने बताई है कि अगर आपके ना लंबे चौड़े बड़े बड़े फॉर्मूले आ रहे हैं आपके, लेकिन आपकी ना जहन में तस्वीर आ गई इस प्रोसेस की, क्योंकि आसान सी तस्वीर है, ये मैंने बना दी, यूं मैस है, यूं यूं मूव कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस लग रही है, और इसको आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं ऐसे आप। फिर आप इमेजिन करें B 0 कर दिया, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस खत्म है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने एयर रेजिस्टेंस हटा दी, तो इसका किस तरह का मोशन होना चाहिए। अब ये रुक तो सकता नहीं है, ये और ज़्यादा स्पीड से यूं मूव करेगा और हमेशा यूं मूव करता रहेगा, इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला है जो इसके साथ अग्री कर रहा है? तो सिर्फ ये फॉर्मूला है, बाकी सारे नॉनसेंस आंसर्स दे रहे हैं आपको इन वन वे और अनदर, ठीक है। ये कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस हटाई तो मैस बिल्कुल ही रुक जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर B आ ही नहीं रहा कहीं पे, इसका मतलब है ये फॉर्मूला कह रहा है कि B के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। कोई भी ये ऑसिलेटरी मोशन अगर आपने एयर रेजिस्टेंस लगाई या फिर आपने नहीं लगाई, दोनों केसेस में फ़र्क होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कह रहा है कि B मैटर ही नहीं करता, तो ये फॉर्मूला ऑब्वियसली गलत है। इसके अंदर B कहीं ना कहीं आना चाहिए, B का इफेक्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन में। इधर अगर आपने एयर रेजिस्टेंस हटा दी तो साइन इन्फिनिटी दे देता है आपको, ये भी गलत है। इधर आपने लगा दी तो cos √ माइनस समथिंग दे देता है, लेकिन ये लगाया तो ये हर लिहाज से फॉर्मूला काम करता है इस एक्सट्रीम केस में, तो ये फॉर्मूला ठीक है। तो ये इतनी लंबी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती है, आपने जल्दी जल्दी फिजिकल रीजनिंग की, तो ये जो मैंने लंबा प्रोसेस बताया ये आसानी से कुछ सेकंड्स में हो जाता है। B को 0 पुट किया, ये क्या आया, ये गलत है, तो इस तरह करके आप 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में सॉल्व कर लें आसानी से, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसी तरह की। अब ये फॉर्मूला बड़े लंबे लंबे लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम लिमिटिंग केसेस लगाएं तो बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी एक हम मेन जो इसमें होता है ना, ये होता है कि मेंटल पिक्चर आप बना लें प्रोसेस की, ताकि फिर आप फिजिकल रीजनिंग लगा सकें। फिर मैथमेटिक्स में आप घूमो जाएंगे ना तो फिर बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, a beam of non-relativistic protons mass m charge cube velocity v enter a region of length L with an electric field in perpendicular direction of the at the end of the region of length L is a circular target of radius r given a diameter must be about the minimum electric। इसमें क्या हो रहा है कि एक ना बीम आ रही है प्रोटॉन्स की, हर प्रोटॉन का मास m है, चार्ज q है। अब वो एक रीजन में एंटर हो रहे हैं, इस रीजन की लेंथ L है, ठीक है, और वो आगे एक सर्कुलर टारगेट को ये इन्होंने हिट करना है, उसका रेडियस r है, ठीक है। और आपने ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है परपेंडिकुलर, यूं करके ना इसके रास्ते में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ना सिंपल सी एक पिक्चर है, प्रोटॉन्स आ रहे हैं, उन्होंने टारगेट को हिट करना है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें यूं ऊपर की तरफ रिपेल करके ऊपर ले जाएगी इनको, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि ना what is the minimum electric field needed to deflect all the protons before they strike the target। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब बीम आए तो तमाम प्रोटॉन्स को वो ना इस टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उनको ना यूं डिफ्लेक्ट कर दे, वो हिट ही ना करें इस टारगेट को। तो हमें कितनी मिनिमम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगी आपकी तो ये तो सीधे चले जाएंगे, फिर आपका टास्क अचीव नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो ये ऊपर ऊपर कर्व होते रहेंगे, ऐसे ऐसे पहले यहाँ टच करेंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे लेवल पे आ जाएगी कि ये फाइनली सारे के सारे इसको हिट किए बगैर ही आगे निकल जाएंगे।
तो हमने ना ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी हम लिमिटिंग केसेस लगा सकते हैं। अगर हम L को 0 कर दें, ठीक है, ये फॉर्मूला फलाना है कि mL/v²/2qr² है। इस वाले फॉर्मूले में अगर हम L को 0 कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, 0। L इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि प्रोटॉन्स यहाँ से आ रहे हैं और टारगेट भी यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। L को हमने 0 कर दिया, उनके पास कोई डिस्टेंस ही नहीं है जाने का, यहीं से प्रोटॉन एंटर हुए और एंटर होते ही वो लग गए टारगेट पे आके। तो अगर आप खुद ही आप सोचें, इस सिचुएशन को इमेजिन करें, आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी कि 0 डिस्टेंस में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। इन्फिनिट चाहिए होगी आपको। उनके पास कोई डिस्टेंस है ही नहीं, 0 डिस्टेंस में उन्होंने एक वर्टिकली उन्होंने यूं ट्रेवल करना है, उन्होंने यूं तो वो जा ही नहीं सकते, उनको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट देनी होगी। ये मतलब एक जहन में अगर बंदा ले आए तो आसानी से बंदा समझ सकता है कि आपको आपने क्योंकि उनको डिस्टेंस ही नहीं दिया ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं, आपने फौरन आपने बिल्कुल 0 डिस्टेंस दे दिया, तो वो 0 डिस्टेंस में किस तरह ऊपर जा सकते हैं। अब जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ले, उनको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ऊपर जाने में, फिर आपको इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी ताकि वो फौरन ऊपर यूं जंप कर जाए। लेकिन ये फॉर्मूला हमें बता रहे अगर हम L को 0 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए होगी हमें। ये तो ऑब्वियसली गलत है, हमें इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस केस में। तो पहला फॉर्मूला गलत है। दूसरा भी इसी वजह से गलत है, इसमें L ऊपर आ रहा है, L 0 कर दिया हमने, तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि हमें 0 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये कह रहा है कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये यूं ऊपर चले जाएंगे। ये तो ऑब्वियसली गलत है। इसका मतलब है L नीचे होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूलाज में L नीचे है, ये फॉर्मूले में भी L ऊपर है। ये तीनों फॉर्मूले एलिमिनेट हो गए कितनी आसानी से। आपने एक सिचुएशन इमेजिन कर ली, तीनों के तीनों आपको शायद लग रहा हो देखने में यार ये तो बड़े ज़बरदस्त फॉर्मूले लग रहे हैं क्या पता ठीक हो, लेकिन ये ऑब्वियसली अगर फिजिकल रीजनिंग आपने लगाई तो ये गलत है फॉर्मूले। सिर्फ ये इन दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है। तो इनको फिर आप या फिर और फिजिकल रीजनिंग लगा लें कोई, क्योंकि इनमें ना ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। Q और L भी एक ही जगह पे हैं, M और V भी एक ही जगह पे हैं। फिर इधर आप ना कैलकुलेशंस करके फिर आप असल आंसर तक आप पहुंच जाए यहाँ पे। लेकिन आपने कम से कम ये 3 तो आपने एलिमिनेट कर लिए। अब मेरे ख्याल से मजीद फिजिकल रीजनिंग करके नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें M भी एक ही जगह पे, R भी एक ही जगह पे, V भी एक ही जगह पे, बस पावर्स का फर्क है, QL भी एक ही जगह पे। इधर फिर आप फिजिकल रीजनिंग नहीं लगा सकते खास डिस्टिंग्विश करने के लिए। जब ऊपर नीचे होती है ना क्वांटिटीज, फिर आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सेम ही जगहों पे हैं, बस इनमें 2 का फ़र्क है, स्क्वायर का फ़र्क है। तो फिर आप ना जो इसकी इक्वेशंस वगैरह हैं जो भी बनती हैं, इसकी आसान सी इक्वेशंस होती हैं, उससे फिर आप इन दोनों, और अगर टाइम बहुत ही कम है आपके पास, फिर आप कोई गेस कर लें इन दोनों में से, 50% चांस है आपके पास ठीक होने का। पहले आपके पास 20% चांस था, अब आपके पास आपने ये फिजिकल रीजनिंग से अपना चांस 50% कर लिया ठीक है। अगर टाइम नहीं है आपके पास, आपने जल्दी ये करना है तो चॉइसेस को नैरो डाउन करने के लिए, क्योंकि जितना आप चॉइसेस को नैरो डाउन करेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही सवाल, सही करेक्ट आंसर तक पहुंचने की, ठीक है। यूज़ कॉमन सेंस ये भी मैंने खुद से डाला हुआ है, यूज़ कॉमन सेंस अच्छा, इसमें ये सवाल क्या कह रहा है कि कॉमन सेंस के से मेरी मुराद ये है कि ना कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ऑब्वियसली गलत होते हैं, मतलब बिल्कुल ही कोई इनका रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं होता। ये हम देखते हैं, BCS theory of superconductivity explains the superconducting properties of metals at low temperature by supposing that the macroscopic number of metallic are all in the same round. Why does this not violate the Pauli exclusion principle? अच्छा, पहली ऑप्शन आप देखें, BCS theory is incorrect जिसकी बात हो रही है ना, BCS theory of superconductivity पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और पहली ऑप्शन है BCS theory is incorrect। ये तो ऑब्वियसली एक फजूल ऑप्शन है ये, बिल्कुल इसकी तो ये ऑब्वियसली गलत है, BCS theory is incorrect। इसको हम बाद में देखते हैं, इसका भी हमें नहीं पता, इसका भी हमें नहीं पता। ये देख लेते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू सिस्टम्स एट लो टेम्परेचर, ये भी गलत है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई करता है। ये जिसको हल्की थोड़ी सी भी जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है उसको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कितना बड़ा प्रिंसिपल है, हर जगह अप्लाई होता है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फर्मियंस ये भी गलत है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस होते हैं बाय डेफिनेशन, हमने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस। और बाकी दूसरे किस्म के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल फोटॉन्स हो गए और आपके हीलियम न्यूक्लियाई हो गए, ये बोसॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का तो स्टैंडर्ड मॉडल में है कि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पिछली एग्जांपल की तरह हमने 3 ऑप्शंस तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए हमने, तो हमने अपने चांसेस अब
50% कर लिए हैं। इन दो ऑप्शन में से कुछ एक, इन दोनों ऑप्शन में से कुछ एक है, और सही आंसर इसका ये है बी। तो इसके बारे में भी कोई हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको ना बेसिक्स अगर आपको पता हो कि यार ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ना ये कूपर पेयर्स से रिलेटेड होती है, और ये जो सी है ना इसमें BCS थ्योरी में 3 बंदों के नाम है, तो ये सी जो है ना ये कूपर है असल में तो ये कूपर नाम का बंदा था, उसने आइडिया दिया था। 2 और बंदे थे, पता नहीं श्राइफर था और बी से पता नहीं क्या था। तो ना ये 3 बंदे थे, इनके नाम पे थ्योरी है, और ये इसका असल आंसर है कूपर पेयर्स। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता, ये भी आंसर हो सकता है इसका, लेकिन इसको भी देख लेना। स्पिन स्पिन कपलिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बीइंग इन द सेम स्टेट। अच्छा, सवाल में क्या पूछ रहे हैं? सवाल में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑल लाई इन द सेम ग्राउंड स्टेट, लेकिन ये ऑप्शन हमें कह रही है कि स्पिन स्पिन कपलिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बीइंग इन द सेम स्टेट। तो ये तो उलट कह रही है ना उसका। ये कह रहे हैं कि ना स्पिन स्पिन कपलिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीइंग इन द सेम स्टेट, मतलब वो अलग अलग स्टेट्स में होंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसी ऑप्शन हो जो मैं कहे कि ऑल लाई इन द सेम ग्राउंड स्टेट। तो ये भी अगर हमने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई, थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा, तो हम कह सकते हैं यार ये तो बिल्कुल उलट बात बता रहा है उसके। ये कह रहा है कि प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग इन द सेम स्टेट। तो फिर अगर आपको कूपर पेयर्स का नहीं भी पता, तो आप ना बहुत कॉन्फिडेंस से आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता कूपर पेयर्स, क्योंकि बाकी इनकी सेंस ही नहीं बन रही बाकी ऑप्शंस की, ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। तो इस तरह कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है तो। अच्छा, ये भी बड़े मज़े का है, टिप है ये, कि ना जो मैं बता रहा था कि ना सवालों के अंदर भी हिंट्स होती हैं अमूमन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लग जाएं। सवाल के अंदर कोई ऐसी हिंट होगी जिससे आप डायरेक्ट आप आंसर आपको मिल जाएगा, या पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये क्या सवाल है? ऑब्जर्वेशन ऑफ शार्प लाइन ऑफ गैमा रेज ऑफ एनर्जी 511 keV फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज मोस्ट नेचुरली एक्सप्लेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि ना कुछ सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है हमारी, ये हमारी बड़ी सी गैलेक्सी होती है ना, गैलेक्सी किस तरह इसकी यूँ जो भी शेप होती है इसकी, हम लोग यहाँ पे हैं, तो कह रहे हैं कि ना सेंटर ऑफ गैलेक्सी से ना कोई हमें गैमा रेज मिल रही हैं, और उनकी एनर्जी 511 keV है, इतनी इनकी एनर्जी है। तो ये कह रहे हैं कि किस प्रोसेस से निकली होंगी ये वाली गैमा रेज। तो फिर आप सोचने लग जाएं, इतने मज़े मज़े के ऑप्शंस दिए हुए उन्होंने, हीलियम हाइपरफाइन ट्रांजिशन, हॉकिंग रेडिएशन, अमोनिया मेजर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनालिसिस, सुपरनोवी। अगर आपको नहीं पता होगा एग्जैक्ट, फिर तो आप लॉस्ट हो जाएंगे, सबको पता ही नहीं है। लेकिन ये आप नोटिस करें 511 keV, तो अगर ये फिजिक्स का ना इंतहाई बेसिक फैक्ट है। जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट हर किसी को पता होती है ना जो फिजिक्स पढ़ता है, 3 × 10⁸, उस तरह उन्हें ना इस नंबर का भी पता होता है। ये बहुत बेसिक नंबर है 511 keV। ये ना इलेक्ट्रॉन का ना, इलेक्ट्रॉन की बेसिकली मैस एनर्जी होती है, मैस होता है इलेक्ट्रॉन का। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.511 MeV/c², या फिर MeV को keV में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, तो ये 511 keV/c²। ये बहुत बेसिक फैक्ट है। ये मतलब जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना उसको तो ज़बानी इसको आता है कि ना इलेक्ट्रॉन का मैस इतना होता है। प्रोटॉन का भी पता होता है हमें, प्रोटॉन का 938 MeV/c² होता है, और न्यूट्रॉन का 940 होता है, और इलेक्ट्रॉन का, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तो अगर ये उन्होंने दे दी है ऊपर, ये कह रहे हैं कि गैमा रेस की एनर्जी 511 keV है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मैस के बराबर के एनर्जी के फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई ताल्लुक इससे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए, क्योंकि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन भी एक ऑप्शन में है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब एनाइलेट करते हैं तो ये 2 फोटॉन्स निकालते हैं। इसका भी मैस 511 होता है, इसका भी, और दूसरे का मैस भी 511 होता है। तो ये ना 511 इतनी एनर्जी के ये फोटॉन्स निकालते हैं जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनाइलेट होते हैं। तो बिल्कुल आपने बेसिक नॉलेज से आपने बस ना हिंट आपने देख लिया, नोटिस स्पेशल फैक्ट्स इन द क्वेश्चन। स्पेशल फैक्ट है क्वेश्चन के अंदर 511 keV। अब कुछ और होता फिर हम शायद कंफ्यूज हो जाते, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली ये 511 keV इलेक्ट्रॉन का मैस है, हमें पता है जब ये दोनों एनाइलेट होते हैं तो अपनी एनर्जी के फोटॉन्स निकालते हैं ये, तो फिर इन्हीं की एनाइलेशन हो गई है। तो ये हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने बड़ी आसानी से ठीक है। इधर भी आप देखें कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है। Figure shows the total cross section for photon scattering on a lead atom as well as the cross section for several rigid particles. Why does curve B drop quickly near 1 MeV? ये ना different cross sections हैं,
और ये डिफरेंट एनर्जीज हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस के ना, ये टोटल है और ये डिफरेंट प्रोसेस के मतलब बता रहे हैं कि ना फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएं। तो अगर हम देखें कि ये एक प्रोसेस आ रहा है, इस प्रोसेस को हमने कह दिया बी, अब ये 10 MeV पे तो बहुत स्ट्रांग है ये वाला प्रोसेस, लेकिन जैसे जैसे हम एनर्जी कम करते हैं प्रोसेस ख़त्म होता जाता है और ये 1 MeV के करीब ये प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या हो सकता है? तो वैसे तो हम बड़े कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन अब ये देखें ऑप्शंस देखें, ये पेनिट्रेशन डेप्थ इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन 1.02 MeV थ्रेशोल्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। अब ये ना नज़र आ रहा है 1.022 के ही बराबर है, ये यहीं पर है कहीं पे। और हमें पता है कि जो मैंने बताया आपको 511 keV होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 511 keV। तो एक पॉजिट्रॉन भी अगर आ गया, दोनों का 511 + 511 तो 1022 बनता है इन दोनों का 1022, ठीक है 1022 keV या फिर 1.022 MeV। तो अगर हमें ये फैक्ट पता है, वही फैक्ट पिछले सवाल में भी इस्तेमाल हो गया, यही फैक्ट इस सवाल में भी इस्तेमाल हो गया। ये फैक्ट हमें पता है कि ना इतनी एनर्जी आपको बेसिकली चाहिए होती है फोटॉन्स की कि वो आपको एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर दे दें। ये बेसिक सा फैक्ट है ये कि ना अगर फोटॉन्स की इतनी एनर्जी हो गई है तो वो फिर ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन छोड़ सकते हैं वो। लेकिन इतनी एनर्जी अगर नहीं है, उससे कम है एनर्जी, तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसी ये एनर्जी हिट होती है ना, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। तो हम ये क्या बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं कि यार ये पेयर प्रोडक्शन ही होगी, ये जो ये प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले है ही नहीं है प्रोसेस, और एग्जैक्टली उस वैल्यू पे शुरू हो रहा है जिस वैल्यू पे पेयर प्रोडक्शन शुरू होती है 1.022 MeV। तो सस्पिशियस सा है ये, तो ये हमने नोटिस कर लिया, तो ये फिर हमें पता चल गया इसका। वरना आप किसको पता होता है ये इतनी ज़्यादा डिटेल में ग्राफ्स वगैरह, क्रॉस सेक्शन PB एटम का। तो ये इसमें ना मतलब ये GRE में ना बहुत लंबे चौड़े नहीं देते आपको सवाल कि आप फंस जाएं, फॉर्मूले लगाने लग जाएं। इसमें ना ट्रिक्स होती हैं ज़्यादातर सवालों में। कुछ सवाल होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती। ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि आपने ना सवाल के अंदर ही कोई ना कोई हिंट ढूंढना है आपने, कि यार मुझे सवाल के अंदर ही कोई ऐसी स्पेशल चीज़ मिल जाए, ग्राफ में मिल जाए, जिससे मैं फ़ौरन आंसर तक पहुँच जाऊँ। तो बेसिक सा फैक्ट बस आपको पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उससे आप पेयर प्रोडक्शन तक पहुँच जाएंगे। और ये नोटिस करेंगे ज़रा, यार ये तो बिल्कुल ही 1.022 पे ख़त्म हो रहा है ये, तो ये फिर पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा ये। ये मैथमेटिकल सवाल है बड़े मज़े का, इससे भी इसको देख के भी लोग ना फ़ौरन कैलकुलेशन करना शुरू कर सकते हैं कि ना फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले लगाने लग जाएं और सारा कुछ करने लग जाएं। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। तो इसमें कह रहे हैं कि ना एक फंक्शन है हमारे पास f(x) = x, ये फंक्शन f(x) = x, ठीक है। और ये ना -π से π तक है, और ना इसकी हमने ना कह रहे हैं कि कोफिशिएंट a1 ऑफ द cos x, जिसको फोरियर सीरीज आती है उन्हें पता है कि फोरियर सीरीज जो होती है ना, किसी भी फंक्शन की हम फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं, ज़्यादातर फंक्शंस की। उसमें ना cos x की भी टर्म्स होती हैं और ना sin x की काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ना ये चीज़ हमें पता होती है फोरियर सीरीज़ में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जो cos x का जो ग्राफ है, इससे आप बताएं कि ये मतलब इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ये पता है इवन ऑड फंक्शंस का किसी को? नहीं पता? अच्छा, इवन फंक्शन होता है जो कि ना y एक्सिस के इस तरफ भी सेम होता है और इस तरफ भी सेम होता है। ये दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है ना बेसिकली। तो ये जो cos x है ना, ये इवन फंक्शन है, ये इधर भी सेम है इधर भी सेम है। तो cos x ना बेसिकली इवन फंक्शन होता है। और दूसरा अगर हम sin x को देख लें, sin x का ग्राफ कैसा होता है, वो यूं होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। ये इसका ये सिमेट्री होती है कि इसको आप इधर फ्लिप कर दें और फिर वापस हम यू करके फ्लिप कर दें, यू या फिर यूं करके रोटेट कर लें आप 180 डिग्रीज से। तो ये ना इसको कहते हैं हम ऑड फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है इवन फंक्शन की कि f(x) = f(-x), और इसकी प्रॉपर्टी होती है f(x) = -f(-x). बस ये होती है, ये बेसिक चीज़ें। अब x जो है ये अब मैंने बता दिया है कि इवन और ऑड क्या होता है। x इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, ये वाला जो है, इसकी क्या सिमेट्री है,
ये तो देख के मैंने जिस तरह बताया है अब उसको देख के बताओ x क्या है। नहीं, या फिर इवन या फिर ऑड है। इवन इवन ये है कि इस तरफ भी सेम है इस तरफ भी सेम है, तो ये इस तरफ और इस तरफ सेम है क्या? ऑड है ना? ऑड है, हाँ ऑड है, क्योंकि इसको अब यूं करके 180 डिग्री पे फ्लिप करेंगे फिर यूं आएगा, या फिर अब इसको यूं कर दें और यूं कर दें, तो ये ना एफ ऑफ एक्स बेसिकली ऑड है। तो फोरियर सीरीज में हमें पता है कि इसमें कॉस एक्स की टर्म्स भी आती हैं, साइन एक्स की टर्म्स भी आती हैं। कॉस एक्स इवन है, साइन एक्स आपका ऑड है। तो अगर आप किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं ना और वो फंक्शन ऑड है, तो उसमें सिर्फ ना साइन एक्स की टर्म्स आएंगी, क्योंकि साइन एक्स ऑड फंक्शन है। कॉस एक्स इवन है तो कॉस एक्स इसमें टर्म्स आएंगी ही नहीं उसके अंदर। अगर ये इवन होता है फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये यूं करके कोई फंक्शन होता है, ये सिमेट्रिकल होता, ये इवन होता, उसमें फिर सिर्फ कॉस एक्स की टर्म्स आती, साइन एक्स की टर्म्स ना आती। तो ये हमें बेसिक पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की ऑड फंक्शन है। अब ये पूछ रहे हैं कि ना कोफिशिएंट a1 ऑफ द cos x टर्म्स इन अ फोरियर सीरीज, हमें पता है कि ये ऑड है, इसके अंदर cos x आ ही नहीं सकता है इसके अंदर cos x, क्योंकि cos x इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट है ना जीरो होगा इसके अंदर, ये नहीं हो सकता, इनके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि cos x खत्म हो जाता है इस फंक्शन में। जब इसकी फोरियर सीरीज निकालते हैं तो cos x इसमें आता ही नहीं, सिर्फ sin x की टर्म्स आती हैं, बिकॉज cos x इज इवन एंड दिस फंक्शन इज ऑड। तो ना ये बेसिक रीजनिंग से अगर हम 2 मिनट अगर हम कैलकुलेशन करने का जो इम्पल्स है हमारा उसको हम रोक लें, अब फॉर्मूले लिखने के इम्पल्स को रोक लें, हम 2 मिनट देख लें कि यार पूछा हुआ क्या है, तो फ़ौरन से हम बता सकते हैं यार ये ऑड है तो इसमें तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये ज़ीरो है। तो ये नोटिस स्पेशल फैक्ट्स इन द क्वेश्चन, फ़ौरन से आप कैलकुलेशन करना ना शुरू हो जाए छलांग मार के, थोड़ा सा सवाल को पढ़ें, क्योंकि जीआरई है सिर्फ वो 1.5 मिनट मिलता है सवाल सॉल्व करने के लिए, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन दे ही नहीं सकते, ये आप जहन में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सवाल की 6 सवालों की वो कोई थोड़ी लंबी दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर में कोई ट्रिक होगी या फिर किस तरह का कोई होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, ये भी एक इस तरह के ट्रिक है कि ऑप्टिकल फोनॉन्स इन अ सेल कैन बी एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड लाइट, टिपिकल एनर्जी। अब आपको शायद रटे लगाने पड़ते हैं आपको किसी बुक से यार कि टिपिकल एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल फोनॉन्स क्या होती है, अब आपको कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन आप इसमें ये चीज़ नोटिस कर लें कि ऑप्टिकल फोनॉन्स कैन बी एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट की क्या होती है वेवलेंथ? अच्छा, विजिबल लाइट की वेवलेंथ पता है? विजिबल लाइट की क्या वेवलेंथ होती है पता है? तकरीबन ये रेंज होती है विजिबल उसकी ना 400 to 700 नैनोमीटर, ये भी पता ही होती है, मतलब फिजिक्स स्टूडेंट्स को बेसिक सा फैक्ट है, 400 to 700 नैनोमीटर ये विजिबल की है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना इंफ्रारेड जो है वो विजिबल से पहले आती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना विजिबल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको हम इसकी फिर वेवलेंथ हम क्या कर लें, इसकी वेवलेंथ शायद 1000 नैनोमीटर होगी, 1000 होगी या फिर 10,000 तक होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, इस तरह करके होगी इसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि ऑप्टिकल फोनॉन्स कैन बी एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड लाइट, इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकल फोनॉन्स की जितने भी एनर्जी गैप है वो इंफ्रारेड लाइट उसे फुलफिल कर देती है, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट पड़ी उस पर तो वो उसका एक्साइट हो गया, गैप को उसने कवर कर लिया और वो फोनॉन रिलीज हो गया उसका, ठीक है, ऑप्टिकल फोनॉन। अब इसकी वेवलेंथ हमें पता है, तो ये एनर्जी गैप, एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, hc/λ होता है। लैम्डा होती है वेवलेंथ होती है कि जब इस गैप को अपने कवर कर लिया जो फोटोन निकला उसकी ना ये वेवलेंथ होगी और उसकी ये एनर्जी होगी, ठीक है। तो ना hc को याद करने का मतलब एक आसान सा तरीका ये है कि ना hc बराबर होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, क्योंकि आप मतलब ये ना एक वो है, मतलब एक ना शॉर्टकट्स आए ये। अब h की भी लंबी चौड़ी सी वैल्यू होती है, c की भी लंबी चौड़ी सी वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको ना आसान तरीके से यूं करके हम याद कर सकते हैं इस तरह के टेस्ट के लिए कि 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ये इसके यूनिट्स हैं इसके, ठीक है। और hc/λ है, तो हम जरा एनर्जी निकाल लेते हैं। ऊपर क्या है 1240 है और नीचे लैम्डा हमने क्या किया था, एस्टिमेट किया था 1000 होगा या फिर 10,000 होगा, 1000 कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये तकरीबन कोई 1.2 हो गया, 1 के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का हो गया, या फिर 1 हो सकता है या फिर 0.1 हो सकता है। अगर ये 10,000 है तो फिर ये 0.12 हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर तो ये एनर्जी हमने ना मतलब ये आसान आसान सी जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करके, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हमने नहीं की, हमने निकाल लिया कि ये जो फोनॉन्स है ना, इनकी अगर ये इंफ्रारेड लाइट से एक्साइट हो रहे हैं तो इनकी जो ये एनर्जी है वो तकरीबन 0.1 या फिर 1 इस रेंज में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये हमने ना आसान सी कैलकुलेशंस की है, लंबी चौड़ी नहीं की। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो मैच होती है? ये तो बहुत कम है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये है जो सबसे करीब है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशंस भी कहते हैं ना, कि अपना बस आपने ना एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देखे, जो मैंने शुरू में बताया था ना कि आपने फैक्टर्स वगैरह को आपने वो कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो आपने बस ना फैक्टर्स ऑफ 10 देखे आपने सिर्फ, तो ये सबसे करीब है, तो इसका आंसर 0.1 है। ये इस तरह की अगर आपको नंबर्स याद आप कर लेते हैं 1240 EV नैनोमीटर, तो इससे आपका ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये बड़ा यूज़फुल नंबर है याद करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा रह गया। अब एक और टिप ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशंस का हमें पता है, डायमेंशंस क्या होती हैं, मतलब यूनिट्स ही होते हैं बेसिकली। लेकिन SI यूनिट्स वगैरह पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, SI यूनिट्स। तो बेसिकली 6-7 होते हैं। लेंथ होती है, मैस, टाइम, कूलम होता है, और क्या होता है, मोल होता है, और क्या होता है, क्या टेम्परेचर भी होता है, चार्ज होता है, कूलम होता है, नहीं कूलम तो कर लिया, और ये इल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, और पता नहीं कुछ और होता है, क्या होती है, नहीं वेलोसिटी तो इन्हीं से आ जाती है, लेंथ पर टाइम से आ जाती है, और भी शायद कुछ और होते हैं, लेकिन मेन की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट्स एंड न्यूक्लियस मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इन एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी विल रेजोनेंटली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये ना अजीब अजीब फॉर्मूले हैं। अब इसमें क्या ख़ास बात है, इसमें ना सारे स्क्रैम्बल्ड हैं ऊपर नीचे, जिस तरह मैंने आपको एक और पिछले वाले सवाल में बताया था ना कि अगर ना जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें जो वैल्यूज़ हैं, जो ये आपके जो वेरिएबल्स हैं, ये अगर ऊपर नीचे हों डिफरेंट, तो इसका मतलब है उनके यूनिट्स फ़र्क होंगे। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसे भी इसमें होंगे जिनके यूनिट्स बिल्कुल गलत हैं। तो आप ना ज़रा अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर लें, अगर आपको आता भी नहीं है ये, आपको पता है कि उन्होंने क्या मांगा हुआ है, रेजोनेटली ऑब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनको ना फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसका मतलब है इनमें कोई ऐसी ऑप्शन जिसके जो यूनिट्स हैं ना वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हों। फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है, हर्ट्ज होता है या फिर पर सेकंड होता है। इसकी टर्म्स में हम इसे यूं लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो हमें ना कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए जो हमें ना ये टाइम इनवर्स दे दे, ठीक है। तो ये म्यू बी को हम देख लेते हैं। अच्छा, म्यू बी का हमें पता है कि ना अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना तो उसका हैमिल्टोनियन जो होता है ना वो ये होता है, म्यू बी होता है, सॉरी उसकी जो एनर्जी होती है, अगर वो उसके ऑपोजिट अलाइंड है, हाँ, तो ना म्यू बी होती है उसकी। अब ये म्यू बी एनर्जी है, म्यू बी के यूनिट्स के हैं, जाउल्स के हैं, एनर्जी के हैं। और ना एच कट जो है, एच कट तीन चीज़ें दी हुई है ना, म्यू बी और एच कट। एच कट के जो यूनिट्स होते हैं ये ना जाउल सेकंड होते हैं, यूनिट्स इसके जाउल सेकंड होते हैं। तो पहले वाले के क्या यूनिट्स हो जाएंगे, पहला वाला क्या है, म्यू बी ओवर एच कट है, तो ऊपर क्या है, जाउल है, इसके यूनिट्स जाउल है। हम सिर्फ यूनिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। हमने ना कोई ऐसी कॉम्बिनेशन देखनी है जो हमें ना ये यूनिट दे दे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जाउल देता है, ये जाउल सेकंड देता है, तो इसकी ये सही हमें दे रहा है, पहली वाली ऑप्शन हमें ठीक दे रही है। लेकिन हम बाकियों को भी देख लेते हैं। म्यू एच कट ओवर बी, अब ये हमें कुछ अजीबो गरीब चीज़ शायद दे। एच कट तो जाउल सेकंड है, इधर आप म्यू स्क्वायर कर लें, म्यू बी कर लें, नीचे एक जाउल आ जाएगा। म्यू स्क्वायर के भी कोई डिफरेंट से यूनिट्स होते हैं, टेस्ला, मीटर पर एम्पियर होते हैं, इसके यूं करके यूनिट्स आ जाएंगे। ये तो एनर्जी के यूनिट्स नहीं बन रहे, जॉल जॉल कैंसिल भी हो जाए तब भी।
ये तो एनर्जी के यूनिट्स नहीं बन रहे। तीसरा देख लेते हैं, म्यू ओवर बी एच कट। तो नीचे एच कट क्या है, जॉल सेकंड दे रहा है हमें यूनिट्स, इसके मैं बस यूनिट्स लिख रहा हूँ इसके। ये टेस्ला दे रहा है और ये टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इस तरह दे रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं जॉल बन रहे। म्यू एच कट बी कर लें आप, जो चौथी ऑप्शन है। म्यू बी क्या देता है, जॉल देता है। एच कट क्या देता है, जॉल सेकंड देता है, जॉल स्क्वायर सेकंड। ये भी एनर्जी, ये भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं है। आखिरी भी अगर आप टेस्ट कर लें, बस ये मैंने ना मतलब देखो जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं उसको हम देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चाहिए, इन तीनों में से तो फ्रीक्वेंसी बन ही नहीं रही इनकी फ्रीक्वेंसी, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट यूनिट्स में आ रहा है, इस यूनिट में तो आ ही नहीं रहा, पर सेकंड के यूनिट में। बी ओवर म्यू एच कट जॉल सेकंड टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, एम्पेयर ओवर मीटर जॉल सेकंड, ये भी नहीं बन रहा। तो सिर्फ पहली ऑप्शन बचती है जो हमें ना ये दे रही है। ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, कुछ सवालों मैंने बताया था कि ना इस तरह की ट्रिक्स लगा के आप शायद 2 या 3 एलिमिनेट कर सकें, लेकिन हमने ये ट्रिक लगाई, डायमेंशन देख लिया सिर्फ, तो ये भी ख़त्म हो गई, ये भी सिर्फ एक बच गई। इससे तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच गए, गैस भी नहीं करना पड़ा इसमें, ठीक है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको ना इस तरह के फॉर्मूलाज मिलते हैं ना, ये तब लगाना होता है जब ना फॉर्मूला एक जैसा लग रहा हो लेकिन इसमें ना फैक्टर्स ऊपर नीचे किए हो, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में हो, कोई न्यूमरेटर में हो कोई डिनोमिनेटर में हो। तो फिर आपको पता है कि ना ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कोई एक ही कॉम्बिनेशन ठीक होगी या 2 ठीक होंगी, तो इससे आप काफ़ी नैरो डाउन कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें ना अरेंजमेंट एक ही होती है, म्यू बी ओवर एच कट ही होगा सब में, किसी में 2 होगा, 2 ऊपर होगा, किसी में 3 नीचे होगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर्स होंगे, उसमें फिर आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि उन सब में डायमेंशन सेम है। लेकिन जिनमें हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यार इसमें तो फैक्टर्स आगे पीछे हुए हुए हैं, तो इनकी सबके डायमेंशंस डिफरेंट होंगी, तो फिर मैं अगर सबकी डायमेंशंस डिफरेंट लग रही हैं आपको, तो फिर आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा सकते हैं। ये इसमें है तरीका करने का, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये तो बड़ा आसान सा है ना। अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग एंड एक्सपीरियंसेस अ वेलोसिटी डिपेंडेंट एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जैसे फिजिकल टू बी जो हमने देखा भी था। व्हाट इज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी? इसको आसानी से हम इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा, कोई बिल्डिंग सी है, उधर से हम मैस को गिरा रहे हैं, ठीक है, और ये नीचे गिर रहा है, mg इस पे लग रहा है, और इस पे अपवर्ड्स भी एक फोर्स लग रही है, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी एक लग रही है इस पे, F इक्वल टू bv, ठीक है। अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाल ली है, ठीक है। हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं। वैसे टर्मिनल वेलोसिटी होती है कि ना जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये एयर रेजिस्टेंस की फोर्स बराबर हो जाए तो इससे mg ओवर b आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ना मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप इसमें ना डिमेंशनल एनालिसिस भी लगा सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता ना, तो हमें चाहिए क्या है, इसमें वेलोसिटी चाहिए हमें, तो आप इसमें ना इनके यूनिट्स देख लें आप। अब बी के mg के क्या यूनिट्स हैं, mg के न्यूटन होते हैं यूनिट्स, पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं। बी के क्या यूनिट्स होते हैं, क्योंकि F इक्वल टू बी है, न्यूटन ओवर मीटर्स पर सेकंड, तो इसके तो यूनिट्स आ रहे हैं 1 ओवर मीटर्स पर सेकंड, हमें यूनिट चाहिए मीटर पर सेकंड, तो ये पहला गलत है। उस तरह जिस तरह मैंने पिछले सवाल में बताया था, इसका भी आप कर सकते हैं, इस mg ओवर बी असल आंसर है इसका। इसके आप यूनिट्स निकालें तो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार mg ओवर बी है, mg के क्या यूनिट्स होते हैं, न्यूटन होते हैं, और b के क्या यूनिट्स हैं आपके, न्यूटन ओवर मीटर्स पर सेकंड ऊपर चला गया, ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गए, तो इसके सही यूनिट्स हैं। इसके क्या यूनिट्स हैं, ई टू द बी ओवर एम के, इससे क्या यूनिट्स हैं पता? इसके कोई है ही नहीं यूनिट्स इसके, क्योंकि ई की पावर है, ये नंबर है सिर्फ, ठीक है। कोई भी अगर ई की पावर सिर्फ दी हुई है ना, वो सिर्फ एक नंबर होता है, उसके अपने कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। या फिर कोई साइन समथिंग दिया हुआ है, साइन या कॉस समथिंग दिया हुआ है, वो सिर्फ एक नंबर है, उसके अपने कोई यूनिट्स नहीं है। इसके तो कोई यूनिट्स है ही नहीं, ये भी ऑब्वियसली गलत है। ये वेलोसिटी कैसे हो सकती है, इसके तो कोई यूनिट्स ही नहीं है। ये हो सकती है शायद वेलोसिटी, क्योंकि इसके भी mg ओवर b वाले यूनिट्स हैं। तो इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है। आपने डिमेंशनल एनालिसिस से तीनों ऑप्शंस आपने फारिग कर दी, फिर आप इनमें से आप देख लेंगे क्या ऑप्शन है, ठीक है। इसमें फिर आप शायद लिमिटिंग केसेस लगा लें, हाँ b इक्वल टू 0 कर दिया अगर आपने, तो
हाँ इधर आप वो जो मैंने लिमिटिंग केसेस बताए थे, बी इज इक्वल टू जीरो करने का क्या मतलब है कि ए रेजिस्टेंस खत्म कर दिया आपने। अगर आपने बी जीरो कर दिए यहाँ पे ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो। तो इसका मतलब अगर आपने ए रेजिस्टेंस खत्म कर दी तो टर्मिनल वेलोसिटी जीरो है उसकी। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट आपने फेंका है और हवा को अगर आपने ख़त्म कर दिया तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपने फिजिकल रीजनिंग से आपने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ ये बच गया आपका। ये आपने डिमेंशन एनालिसिस से आपने एलिमिनेट कर दिया। और इसको भी आप, चलो नहीं इसको तो बी इज इक्वल टू जीरो पुट किया, वन हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी वन दे रहा है ये, लेकिन ये भी नहीं हो सकता, एम जी ओवर बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, और इसमें भी आप डिमेंशनल एनालिसिस लगा लें। ब्रेक ऑफ मैस एंड फॉल्स इनटू मैसलेस स्प्रिंग स्प्रिंग ऑन हाइट एच व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस स्प्रिंग। इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम डिस्टेंस। इनकी जो लेंथ्स है ना, वो इनकी जो यूनिट्स है वो मीटर के होने चाहिए, लेंथ के यूनिट्स होने चाहिए। इनको भी आप टेस्ट कर लें, इनको भी टेस्ट कर लें। जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी हैं ना, उसी तरह ये न्यूटन है, ये न्यूटन पर मीटर है, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, इसकी लेंथ सही है, इसकी ये यूनिट सही आ रहे हैं। ये केजी है, केजी न्यूटन पर मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर से कैंसिल हो जाएगा ये, और पता नहीं ये केजी सेकंड स्क्वायर आ जाएगा शायद ये। तो इसके गलत यूनिट्स हैं। के ओवर एम जी, इसके इससे उलट यूनिट्स होंगे, वन ओवर मीटर होंगे, इसके तो हैं ही नहीं यूनिट्स। इसके यूनिट्स आ रहे हैं वन ओवर मीटर आ रहे हैं, ये भी गलत है। इसके सही आ रहे हैं यूनिट्स, मीटर के आ रहे हैं, इसके भी सही आ रहे हैं। तो ये दोनों तो आपने एलिमिनेट कर दें। तो ये तरीके हैं, जल्दी जल्दी ना, अगर आपको पता है यूनिट्स, ये पता ही होते हैं, फिजिक्स से पढ़ी होती है, तो ये दोनों आपने एलिमिनेट कर दिया। ऑब्वियसली ये गलत है, इनके यूनिट्स ही गलत हैं। ठीक है, तो अभी ट्रिक्स मैंने बता दी सारी। तो मैं जिस तरह बता रहा था ना कि हर सवाल में ट्रिक नहीं होती कुछ सवाल आपको ना करने भी पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स आपकी टेस्ट करनी है, सिर्फ आपकी वो ट्रिकरी तो नहीं टेस्ट करनी ना उन्होंने, कि आपके ट्रिक्स इस्तेमाल करना कितने आपका अच्छा है ये भी उन्हें टेस्ट करना है कि आपको फॉर्मूले आपको सही इस्तेमाल करने आते हैं। तो इसलिए वो ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं वो। तो ये सवाल है कि इसमें आप कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें आप ऑप्शंस देखें, आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शंस भी नहीं है कि 10, 100, 10,000, अगर इस तरह के होते फिर हम शायद कोई एस्टिमेट लगा लेते। पॉइंट्स वाले हैं, इसमें आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए आपको, और ना इसमें कोई फॉर्मूले हैं कि आप कोई लिमिटिंग केसेस लगा लें या फिर डायमेंशंस निकाल लें। इसमें कोई तरीका नहीं, इसमें आपको इक्वेशंस करनी है सॉल्व प्रोजेक्टाइल मोशन की, लेकिन वो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, वो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें ट्रिक्स नहीं काम करेंगी, इसमें फिर आपको ट्रिक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए ना जो बहुत प्रिसाइज ऑप्शंस हैं, कि ना जिनमें पॉइंट्स में और इनमें कोई ख़ास पता भी नहीं चल रहा, कोई यूनिट्स वगैरह कभी चक्कर नहीं है, कोई वेरिएबल्स भी नहीं है, तो फिर इसमें आपको इक्वेशंस ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये भी एक और एग्जांपल है इसकी। इसका भी कोई तरीका नहीं है ट्रिक्स वगैरह करके, क्योंकि इसमें यूनिट्स वगैरह भी सबके ठीक हैं। यूनिट्स खैर फ़र्क हैं इसमें, टू बी ओवर है क्योंकि क्यू डॉट है क्यू है, लेकिन इसमें जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप बस ना डायरेक्टली ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन इस्तेमाल करके आप ये इस लाग्रांजियन पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लें। ये भी एक ऐसा है, इसमें भी कोई तरीका नहीं है कोई ख़ास कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकाल लें 0 और 1, क्योंकि सब 0 और 1 के दरमियान है, 0 है या 1 है। कोई अगर बहुत कोई बड़ी सी होती 100 होती तो फिर ये वो ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाती क्योंकि वेव फंक्शन सिर्फ 0 और 1 के दरमियान है, तो पार्टिकल भी 0 और 1 के दरमियान ही होगा। तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया होता 100 दिया होता तो वो फिर गलत होता, लेकिन ये सारे उन्होंने 0 और 1 के दरमियान ही दिए हुए हैं। तो फिर आपको कोई तरीका नहीं है आपके पास कोई ट्रिक इस्तेमाल करने का, आपको फिर ना ये इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ट्रिक्स भी आप बहुत सारों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई 50, 60, 70 में आप कर सकते हैं शायद। तो आपको ना ट्रिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आपको ये इस तरह के कॉन्स्टेंट्स आपको याद करने चाहिए, डिमेंशनल एनालिसिस की प्रैक्टिस करें कि आप ना डिफरेंट क्वांटिटीज़ ले लें, उनके आप जो बहुत कॉमनली करें क्वांटिटीज़ हैं उनके आप यूनिट्स को याद कर लें, और ताकि आप जल्दी जल्दी डिमेंशनल एनालिसिस कर सकें। और कुछ यूज़फुल क्वांटिटीज़ इस तरह एच सी इज इक्वल टू 1240 EV नैनोमीटर, इसको आप याद कर लें, ये बहुत काम आएंगी। ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये स्लाइड्स ऑफ हैंड और फिज़िकल रीजनिंग सबसे अच्छी जो चीज़ है फिज़िकल रीजनिंग है,
उसी से आपका जज होता है कि आपको फिजिक्स कितनी अच्छी आती है। कि आप इमेजिन कर लें, फिर आप लिमिटिंग केसेस में देखें, आप देखें मैं अगर इसको ज़ीरो कर दूँ, इसको इन्फिनिटी कर दूँ, सेंस बनती है या नहीं, उससे आप बहुत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, ऑप्शंस को आप पढ़ें ज़रा, उसमें बिल्कुल ही कोई गलत ऑप्शंस होंगी जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनती, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं काम कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फर्मियंस जो बिल्कुल ही उलट, जो इनके कोई है ही नहीं सच्चाई जिनके अंदर, तो उनको आप ऑब्वियसली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही है। और ये कि आप ना सवाल के अंदर हिंट्स ढूंढें, कि सवाल को पढ़ते ही आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने ना शुरू हो जाएं, देखेंगे कोई हिंट है उसके अंदर, कोई एक स्पेशल फैक्ट है उसके अंदर छुपा हुआ जिसको मैं इस्तेमाल कर लूँ। इस तरह मैंने वो एनर्जी का बताया था 511 केवी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन लिखा है, फिर वो ऑप्शन हो सकती है इसकी। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं, ये ट्रिक्स हैं। ठीक है, आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे फ्यूचर से। मैं ख़ुद एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो यही कहना था कि आजकल तो बीएड वगैरह ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो सेकेंड ईयर के एफएससी के बाद हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो ये टेस्ट जो सेकेंड ईयर के बाद होता है? नहीं नहीं, हाँ तुम शुरू में नहीं आए ना, मैंने बताया हाँ, था सारा कि ना यही ये मैं इस्तेमाल कहाँ होता है टेस्ट। ये बेसिकली ना पीएचडी के एडमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब बीएस आप कर लोगे ना, जी जी बीएस के बाद आपको देना पड़ेगा अगर आपने पीएचडी के लिए जाना है, या फिर आप एमफिल के बाद दोगे ऐसे पीएचडी में जाने के लिए। हाँ, ये तो मैं पहले आया नहीं था, तो ये क्वेश्चन पहले से हाँ, सिरे में मैं आ ना गया था। तुम्हें बता देता हूँ, ये ना शुरू में मैंने ना सारी इसकी जो तफसील है ना टेस्ट की, वो मैंने बताई थी कि ना देखो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए के लेवल पे होता है, ये बीएस के लेवल की नॉलेज होती है सारी, और ये ग्रेजुएट स्कूल के लिए इस्तेमाल होता है, पीएचडी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और तकरीबन जो पहले 3 साल का तुमने पढ़ा है ना बीएस में, 90% से ज़्यादा इसमें वो होता है, इसमें जो तुमने पहले 3 साल में पढ़ लिए हैं कोर्सेज सारे बीएस में, और जो आखिरी साल में जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें पढ़ रहे हो, एडवांस कोर्सेज पढ़ रहे हो, वो इसका तकरीबन 9-10% हिस्सा है, ये इसकी वेटेज होती है तकरीबन। तो कोर कोर्सेज इसमें ज़्यादातर इसमें वो उनकी वेटेज होती है, और मार्क्स इसमें आते हैं 200 से लेकर 990 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ना 100 सवाल होते हैं टोटल, 5 चॉइसेस होती हैं, और ना 2 घंटे 50 मिनट का टाइम मिलता है, और ना एक सवाल सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ इतना टाइम है, 1.7 मिनट, 100 सेकेंड है, और कैलकुलेटर भी इसमें अलाउड नहीं होता। तो इसीलिए मैं ट्रिक्स वगैरह बता रहा था, क्योंकि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता ना, तो आप ट्रिक्स से बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की आदत डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसमें डिवीजन होती है, ये कोर्सेज है जो तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, अगर पढ़ते हो फिजिक्स, ये आप लोग पढ़ लोगे, ये सारे तो पहले 3 साल में पढ़ लोगे, देखो इसकी कितनी ज़्यादा वेटेज है। और ये जो है ये आखिरी साल में पढ़े जाते हैं अमूमन, तो इनकी तकरीबन 9% वेटेज होती है, और इनकी ज़्यादातर वेटेज होती है। ठीक है, तो ये बीएस करने के बाद ये टेस्ट आता है, और ये खैर डेट्स वगैरह हैं कि कब हो रहा है, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो ये मांगती हैं ये जीआरई फिज़िक्स, ये कहती हैं कि अगर इधर पीएचडी के लिए तुमने जाना है ना, तो फिर जीआरई देना पड़ेगा तुम्हें। बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं भी रिक्वायर करती, लेकिन ये हैं, ये और ये जो रिक्वायर करती हैं अभी 2022-2023 में। ठीक है, बस ये था।